नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। अब बात आती है कि वर्णमाला है क्या। दोस्तों, वर्णमाला के नाम से ही पता चलता है कि वर्णमाला है वर्णों की माला। जिस प्रकार फूलों की माला होती है, मोतियों की माला होती है और जाप करने वाली माला होती है, ये हमारी वर्णों की माला है। मोतियों की माला को दोस्तों जैसे गले में पहनते हैं, और जो जाप करने की माला है उससे हम भजन करते हैं, जाप करते हैं। 108 मनके की माला होती है। फूलों की माला होती है, उसको भी शादी विवाह के अवसर पर गले में भी पहना जाता है दोस्तों, और भगवान पे भी अर्पण किया जाता है। और इसी प्रकार होती है वर्णों की माला। हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकली थी दोस्तों, हमारे मुख से जो सबसे छोटी ध्वनि निकली थी, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते थे, उसको बोलते थे ध्वनि। जो आवाज़ निकली थी सबसे छोटी, उसको बोलते थे ध्वनि। और जब उसको हमने लिखित रूप दे दिया, जो भी आवाज़ मुंह से निकली जिसके टुकड़े नहीं हो सकते थे, उसको हम लिखते चले गए तो वो बन गए हमारे वर्ण। आइए देखते हैं। जैसे कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक का अर्थ होता है जिसको बोलकर प्रकट किया गया हो। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो दोस्तों, उसको मौखिक इकाई है, उसको ध्वनि कहते हैं। इसी प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। मतलब इस ध्वनि को हमने बोलकर प्रकट किया, और जब इसी ध्वनि को हमने लिखकर प्रकट किया तो वो हो गया हमारा वर्ण। ठीक है दोस्तों, अब आती है वर्णमाला। वर्ण का अभी अध्ययन किया। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये लिखित इकाई है। और माला का अर्थ होता है व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से पिरोया गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि माला होती है हमारी, मोतियों की माला है या फूलों की माला है, उसको एक के बाद एक क्रम के अनुसार एक धागे में पिरोया जाता है। ठीक उसी प्रकार वर्णमाला के अंदर भी वर्णों को एक क्रम के अनुसार एक व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। व्यवस्थित व्यवस्थित शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कि जो चीज जिस जगह पर होनी चाहिए उसको उसी जगह पर रखा जाना। किसी वस्तु को उसके सही जगह पर, सही स्थान पर रखा जाना ही व्यवस्थित ढंग होता है। जैसे हम किसी किसी दोस्त के या किसी रिश्तेदार के या किसी और के घर जाते हैं दोस्तों, या और कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रत्येक वस्तु किस प्रकार सही ढंग से रखी गई होती है। वही होता है व्यवस्थित ढंग। और दूसरा वर्ड आता है दोस्तों, दूसरा शब्द है हमारा क्रमबद्ध। क्रमबद्ध रूप से। क्रमबद्ध का अर्थ होता है एक क्रम के अनुसार। जैसे कि इसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा, यह एक क्रम होता है दोस्तों। एक क्रम के अनुसार वर्णमाला के अंदर वर्णों को रखा गया है। ठीक है, तो इसकी वर्ण और माला का हमने अलग अलग अध्ययन किया। अब हम वर्णमाला का अध्ययन करते हैं, इसकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को, जो वर्ण है दोस्तों, हमारे मुख से बहुत सारी आवाजें निकली, उसको नाम दिया ध्वनि। और जब उस ध्वनि को हमने लिख दिया तो वो हो गए थे हमारे वर्ण। बहुत सारी ध्वनियां जब हो गई, इकट्ठा हो गई, तो वो हो गया उनका समूह। अब समूह भी दोस्तों ऐसे नहीं है कि मतलब जो जहां मिला उसको वहीं पर रख दिया। समूह तो है, लेकिन कौन सा समूह है? व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह है दोस्तों। यहाँ ध्यान देना, व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह है। तो वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हमारी हिंदी वर्णमाला दोस्तों, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो हमारी देवनागरी लिपि है, यह हमारी हिंदी भाषा की लिपि है और हमारी संस्कृत भाषा की भी लिपि है। हमारी हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हम हमारी हिंदी में जो लिखते हैं दोस्तों, ऐसे करके बाएं से दाईं जो लिखते हैं, ऐसे बाईं तरफ से शुरुआत करते हैं और इसको फिर दाईं तरफ लिखते चले जाते हैं। ये हमारी देवनागरी लिपि के कारण ही है। देवनागरी लिपि में 22 ओर से दाईं ओर लिखा जाता है।
हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, जिनको अभी हम आगे देखेंगे। और यदि अतिरिक्त वर्ण को भी मिला दिया जाए, क्योंकि कुल वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं दोस्तों, 11 स्वर हुए और 33 व्यंजन, और यदि अतिरिक्त वर्णों को भी मिला दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला दुनिया की सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्णमाला में से एक है। व्यवस्थित का अर्थ अभी किया था दोस्तों यहाँ पर, और वैज्ञानिक का अर्थ होता है ये जो हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित ढंग से जो लगाए गए हैं, वे शोध के अनुसार ही तो प्रमाणित हुए, तो इनको बड़े ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर रखा गया है। दुनिया के जो वैज्ञानिक ढंग से जिसमें रखा गया है दोस्तों, वैज्ञानिक वर्णमाला, हमारी हिंदी वर्णमाला दुनिया की सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्णमाला में से एक है, क्योंकि इसके अंदर जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला के वर्णों का वर्गीकरण। अब ये जो वर्णमाला क्या हो गई, वर्णों का समूह है जिसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में रख दिया। अब ये जो समूह है, इस समूह को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया, जिसको हम वर्णों के भेद कहते हैं। वर्णमाला के वर्णों का वर्गीकरण, इसके भेद हो गए 2, स्वर और व्यंजन। वर्णों के भेद हो गए 2, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, लेकिन एक और होता है दोस्तों, वो इन दोनों के बीच में होता है अयोगवाह। ये है अयोगवाह। ये दोस्तों स्वरों के ठीक बाद आता है और व्यंजन से ठीक पहले। इसके अंदर स्वरों के भी गुण होते हैं और व्यंजन के भी, लेकिन फिर भी ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच का कोई विशेष रूप है दोस्तों। ठीक है, ये अयोगवाह, स्वर और व्यंजन दोनों के बीच का कोई विशेष रूप है। अभी हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी इससे पहली क्लास दोस्तों, जैसे कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण विचार की जो हमारी क्लास है, उसमें हमने स्वर और व्यंजन को विस्तार से कराया है। अगर आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं तो वहाँ से आप बना सकते हैं। यहाँ हम अभी आज वर्णमाला कर रहे हैं तो वर्णमाला पे ही हम ध्यान देंगे। स्वर और व्यंजन को हम बस मौखिक रूप से बता देते हैं। स्वर क्या है दोस्तों? जिनके उच्चारण में हवा या वायु हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, वे होते हैं स्वर। स्वरों के उच्चारण में किसी प्रकार की अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनकी संख्या मूल रूप से 11 होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे स्वर। और जो व्यंजन होते हैं वे इसके ठीक विपरीत होंगे। व्यंजन क्या है? व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से रुक रुक कर बाहर निकलती है, स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकलती, वे होते हैं व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे व्यंजन। मूल रूप से इनकी संख्या 33 होती है, जैसा कि हमने ऊपर बता रखा है। व्यंजन 33 होते हैं। अब आया दोस्तों अयोगवाह। इनको भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये है दोस्तों स्वर। ठीक है, ये हैं स्वर जो कि 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गए हमारे स्वर और ये हैं इनकी मात्राएं। पहले स्वर देखिए, ए आ इ ई उ ऊ, ऋषि, री होता है दोस्तों जो ऋषि, ए ओ ओ। ये ए
आ, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये ऋषि होता है, और ये छोटा ए, ये बड़ा ए, ये ओ और ये औ। ठीक है दोस्तों, ये जो छोटे है ना दोस्तों, जैसे छोटी मात्रा है, छोटा ऊ है, छोटा ए है, इनको एक झटके के साथ बोला जाता है, जैसे कि ई, उ। और ये जो बड़े हैं इनको, इनकी ध्वनि को अंत में थोड़ा सा लंबा खींचा जाता है, जैसे ई, उ। इसी प्रकार ये उच्चारित होंगे। ये इनकी मात्राएं हैं। ये आ की हो गई, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये ऋषि की मात्रा, ये ए की और ये बड़े ए की, ये ओ और ये औ की मात्रा हो गई। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे स्वर जो कि 11 हैं और ये इनकी मात्राएं। ये है दोस्तों अयोगवाह। जैसा कि हमने बताया था, ये जो अयोगवाह होता है ये स्वरों की ठीक बाद में आता है और व्यंजनों से ठीक पहले। तो अभी हमने पढ़ा था स्वरों को और अभी हम करेंगे अयोगवाह। ये अयोगवाह के दोस्तों वर्ण हैं अनुस्वार ये और ये विसर्ग ये। अनुस्वार बोलते हैं दोस्तों इस बिंदु को, ये जो एक बिंदु है ऊपर, ए के ऊपर बिंदु है, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और ए के बाद में ये जो दो बिंदु है ना दोस्तों, इनको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, ये हो गए हमारे अनुस्वार और विसर्ग। ये दोस्तों स्वरों के ठीक बाद आते हैं। इनमें स्वरों के भी गुण होते हैं और व्यंजनों के भी गुण होते हैं, लेकिन फिर भी ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। अब ध्यान से देखना, जैसे कि हमने अभी पढ़ा स्वर, ए, आ, ई, उ, ऊ। हमने पढ़ा दोस्तों जैसे स्वर, हम ये अपने आप बिना किसी की सहायता से बोले जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस बिंदु को यहाँ पर लिख दें तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ये अपने आप में उच्चारित नहीं होते, इनको उच्चारित होने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। और ये देखो दोस्तों, जैसे ये है, अब एक बात और, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ ए की कोई मात्रा नहीं होती। ये जो ए दोस्तों 11 स्वर हैं, 11 में से 10 की मात्राएं होती हैं, लेकिन जो ए होता है इस ए की मात्रा नहीं होती, लेकिन फिर भी ये जो ए स्वर होता है प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा होता है ए। अब जैसे बाकी हैं दोस्तों, आ, इसकी ये हो गई जो कि हमने अभी पढ़ा था, इसकी ये छोटा ऊ और इसकी बड़ा ऊ, लेकिन इनकी कोई मात्रा नहीं होती। इस कारण दोस्तों ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि स्वरों की अपनी खुद की मात्रा होती है। अब मान लो मुझे कोई शब्द लिखना है, जैसे आम, काम, तो एक नियम दोस्तों, ये जो स्वर है ना अपने वास्तविक रूप में प्रकट, अपने वास्तविक रूप में प्रयोग नहीं होंगे, मात्रा के रूप में प्रयोग होंगे। जैसे कि ए, आ की मात्रा लिखेंगे यहाँ पे, आ और मैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये मात्रा के रूप में लगते हैं, न कि ए, आ, मैं। ये तो गलत हो गया ना, तो ये मात्रा के रूप में लगेंगे। ये थे हमारे, इसलिए सिद्ध होता है कि ये स्वर नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों ये व्यंजन भी नहीं है। इसका भी देखिए, जैसे कि ये है अतः है, अतः विसर्ग जो ए, ये विसर्ग है, अतः है, नमः है। शब्द के अंत में हमें है की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अतः है, नमः है, इनके अंत में आधा है,
उच्चारित होता है, आधे है कि हमें ध्वनि सुनाई देती है। और जब अनुस्वार का हम उच्चारण करते हैं तो हमें आधा मैं और आधा न इसकी ध्वनि सुनाई देती है, जो कि ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। आधा मैं, आधा न और है, इनकी ध्वनि दोस्तों सुनाई देती है। क्योंकि आप खुद बोल के देखो, जैसे कि कंठ है, ये देखो ऊपर अनुस्वार है, कंठ है, बोल के देखो। अपने नाक को ऐसे बंद करके बोल के देखो कंठ, क्योंकि नासिका से उच्चारित होते हैं दोस्तों, नासिका से। और हल्का हमें आधे मैं की ध्वनि सुनाई देगी, आधा मैं और न, इसलिए स्वर नहीं है, स्वर की श्रेणी में नहीं आते। ये खुद ही दोस्तों देखो, ये खुद ही मात्रा के रूप में ऊपर बैठ जाते हैं। अब ये व्यंजन भी नहीं है, ये व्यंजन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यंजन है, जैसे कि ये है क जमा ए बराबर क, व्यंजन आधे होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और इसमें जो स्वर लगते हैं, इनमें जो स्वर जुड़ते हैं, वे अक्षर के अंत में जुड़ते हैं दोस्तों, इनके पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अनुस्वार है, विसर्ग है, जैसे कि अनुस्वार देख लो, अनुस्वार है, इससे ये जो जुड़ेगा दोस्तों, ये पीछे न जुड़कर ये ऊपर जुड़ता है। और जितने व्यंजन हैं, स्वर उनके पीछे जुड़ता है, लेकिन इनके ऊपर मतलब इनके आगे आएगा, पहले ए बोला जाएगा अनुस्वार, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके पीछे ना जुड़कर ये बिंदु के रूप में ऊपर बैठ जाता है, तो इसलिए ये व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं आते। व्यंजनों के उच्चारण में जब हम व्यंजन को लिखते हैं तो स्वर उनके अंत में जुड़ता है और इनके ऊपर जुड़ता है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारे ना स्वर हैं, ना व्यंजन, ना स्वर की श्रेणी में आते हैं, ना व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन फिर भी इनका वर्णमाला के अंदर एक विशेष स्थान होता है, जिनको ठीक स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले रखा जाता है। अब बात आती है दोस्तों, आज हम वर्णमाला के व्यवस्थित ढंग की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इनके क्रमबद्ध रूप की बात कर रहे हैं। स्वरों को ही सबसे ऊपर क्यों रखा? स्वरों को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, वे अपने आप में ही उच्चारित होते हैं, उनको बोलने के लिए किसी प्रकार की अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वे सबसे ऊपर रखे गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अयोगवा, जिनको हमने अभी पढ़ा, जो कि न स्वर हैं न व्यंजन हैं, ठीक है दोस्तों, न स्वर हैं न व्यंजन हैं, और लेकिन इनमें स्वरों के गुण भी होते हैं और व्यंजनों के गुण भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा व्यंजन। इसके बारे में अभी पढ़ा था, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा जो है हमारे मुंह से रुक रुक कर बाहर निकलती है, ये स्वतंत्र रूप में नहीं बोले जाते। मूल रूप से इनकी संख्या 33 होती है। अभी हम लिखते हैं, अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये है हमारी व्यंजन, ठीक है। अभी व्यंजन के बारे में पढ़ा था, अभी देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन से वर्ण आएंगे। ये देखिए इनका उच्चारण, क ख ग घ अंग, च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ श्र। और ये होते हैं दोस्तों अढ, ड और अढ, ड और अढ। ये हो गए हमारे अयोगवाह, जिनको अभी पढ़ा था, अंग, अनुस्वार और ये विसर्ग, ठीक है। अभी देखो ये दोस्तों जो ये हैं कैसे मैं तक हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ये र ल व जो हैं ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन, और श स है ये जो हैं ये हो गए हमारे
ऊष्म व्यंजन, ये हो गए संयुक्त व्यंजन, क्ष त्र ग श्रय संयुक्त व्यंजन हो गए। और ये हो गए हमारे द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बार। संयुक्त, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, मतलब जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हों, वे हो गए दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन। ये देखो दो व्यंजन से मिलकर बने हैं, क्ष आधा क जमा श षटकोण वाला, इससे बना है क्ष, इसको बोलेंगे क्ष क्ष। ये हो गया त्र आधा त जमा र, तो हो गया त्र, त में र त्र। ये हो गया ग ज्ञानी आधा ज और न्य, ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं ज्ञान नहीं बोलते हैं, उच्चारण में ज्ञान नहीं बोलते हैं आजकल। ये हो गया हमारा श्रय, श श जैसे ऐसा होता है श वाला, और ये हो गया र, तो श्रय 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 हो गया। ये हो गया हमारे संयुक्त व्यंजन। अब दोस्तों ये जो है ना ड और ढ, इनके नियम होते हैं। इनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कल, और कल ही डाली है। इनके ऊपर स्पेशल अलग से वीडियो बनाकर डाल रखी है कि किस तरह से इनके क्या नियम है, कैसे उच्चारित होंगे, उनको आप देखना, ठीक है दोस्तों। फिर भी मैं यहाँ पर जल्दी में बता देता हूँ। ये जो ड है ना दोस्तों, इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि ड है, इनसे शब्द शुरू नहीं होगा, तो हम ये यहाँ पर बिंदु नीचे नहीं लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ढोलक है, नहीं लगाएंगे। पढ़ाई है, ये शब्द है जो पै से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्योंकि इनसे शब्द शुरू नहीं हुआ। इसी प्रकार जब कोई अंग्रेजी से कोई शब्द ऐसे के ऐसे जैसा वो है ऐसे ही हिंदी में प्रयोग होता है, तत्सम रूप में हिंदी में प्रयोग होता है अंग्रेजी का शब्द, तो वहाँ पर भी हम अनुस्वार बिंदु नहीं लगाएंगे, ये बिंदु वहाँ पर नहीं लगाएंगे। जैसे कि एक है रोड, बोर्ड, तो यहाँ पर भी दोस्तों नहीं लगाएंगे क्योंकि अंग्रेजी के शब्द हैं और हिंदी में ऐसे ही आए हैं। एक और होता है दोस्तों, जैसे कि ड से ठीक पहले या तो आधा न हो या अनुस्वार हो, तो भी ड के नीचे बिंदु नहीं लगेगी। जैसे कि एक है पंडित, यहाँ पर अनुस्वार हो गया ना दोस्तों, ड से ठीक पहले अनुस्वार है तो इसके नीचे बिंदु नहीं लगेगी, ठीक है। या फिर चंड है एक, इससे पहले भी आधा न हो गया, ठीक है, तो इसके नीचे भी ये नहीं लगेगी। ये थे इसके नियम जो कि कल मैंने अच्छे से करा रखे हैं। अब आती है दोस्तों सबसे बड़े कन्फ्यूजन वाली बात, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे व्यंजन हो गए हैं, इनके अंदर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखो वर्णमाला के अंदर कुल वर्ण है 52, ठीक है, और स्वर हो गए हमारे 11। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, जैसे कि 52 हैं कुल वर्ण, 11 हैं हमारे स्वर। इसमें से अगर हम इनको स्वरों को हटा दे तो बाकी बचे, क्योंकि वर्णमाला के जो वर्ण थे उनको दो ही भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अगर स्वरों को उनमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 41, तो स्वर हटा दिए तो बाकी के बचे व्यंजन, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा मतभेद या थोड़ा कन्फ्यूजन पाया जाता है, क्योंकि बहुत सी जगह पर, बहुत सी किताबों में, जैसे कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन भी हैं, और बहुत सारी बुक ऐसी हैं जो कुल व्यंजन 41 पढ़ाते हैं। मेरी पिछली जो पहली वर्ण की जो वीडियो है दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण विचार में, मैंने 41 से ही कराया, क्योंकि बहुत सी यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत सी जो किताबें हैं दोस्तों वहाँ पर
41 भी होता है और 39 भी होता है कुल वर्ण। वैसे मूल रूप से हमेशा 33 मिलेंगे सभी जगह। जब आए व्यंजन मूल रूप से कितने होते हैं तो वो 33 ही हैं, 33 हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, हर बुक में सेम ही मिलेंगे। लेकिन जब कुल व्यंजन की बात आती है ना दोस्तों, तो वहाँ पर या तो 39 मिलेंगे या 41। ठीक है, जैसे यूपी है, यूपी की इसमें टीचिंग के हैं दोस्तों या पुलिस के हैं, वहाँ पर 41 ही पढ़ाया जाता है। और भी मैंने सर्च किए थे, देखे थे, तो वहाँ पर भी बहुत सारी बुक में 41 ही कराते हैं। और इसी प्रकार जैसे कि 41 कराते हैं, ठीक उसी प्रकार 39 भी कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था, क्योंकि भाग दो हैं उसके हिसाब से स्वर हटा दिए तो हमारे पास 41 बचे। एक ये भी कारण है, और इसका मेन कारण है दोस्तों ये अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग। सबसे बड़ा कारण यही है कन्फ्यूजन का, क्योंकि ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। अभी हमने इनको देखा था, इन्हीं के कारण कन्फ्यूजन रहता है कि ये इनको व्यंजन की श्रेणी में रखें या नहीं। अगर हम इनको व्यंजन की श्रेणी में रखेंगे तो हो जाते हैं हमारे 41। जैसे कि ये 25 हैं, 25 हो गए, 4 ये हैं, 4 ये हो गए, 25 ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 4 8 12। ठीक है दोस्तों, ये हो गए, 2 ये हो गए हमारे, तो 9 और 3, तो ये हो गए दोस्तों हमारे 39, जो कि 39 व्यंजन दोस्तों ये हो गए हमारे। अगर हम अब इनको भी जोड़ दें इसके अंदर, तो ये हो गए हमारे 41। लेकिन यहाँ पर कहा गया है ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। लेकिन फिर भी हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर 2 भाग हैं दोस्तों, वर्णों के 2 भेद हैं, 2 प्रकार है, स्वर और व्यंजन। जितना भी समूह दे रखा है स्वर और व्यंजन में बटा हुआ है। और कुल वर्णों की संख्या है, कुल वर्ण दे रखे हैं 52। अगर उसमें से हम स्वर घटा दें तो हमारे पास कितने होंगे 41, तो वो 41 बचे व्यंजन। यही बात मैंने कई जगह देखी दोस्तों, कई बुक हैं उनमें क्लियर रूप से 41 ही पढ़ाया है। और मेरी पहली वीडियो में मैंने भी 41 ही कराया था, क्योंकि बुक में दिया हुआ है दोस्तों। और ऑनलाइन भी मैंने देखे थे, जो गवर्नमेंट की जो तैयारी कराते हैं, जैसे कि टीचिंग की करा रहे हैं, जैसे टेट वगैरह होते हैं टीचिंग के, सी-टेट है, कई बुक में मैंने देखा है। और ऐसे ही दोस्तों मतलब बहुत सारी बुकें हैं जो दोनों तरह के 39 भी पढ़ाते हैं 41। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम बिल्कुल शुद्ध रूप देखें, शुद्ध रूप के सही क्या है, तो शुद्ध रूप से दोस्तों, क्योंकि जो नियम कहता है ना तो ये स्वर हैं और ना ही व्यंजन, तो शुद्ध रूप से तो होंगे 39, शुद्ध रूप से 39 ही होंगे। लेकिन ये जो अयोगवाह दे रखे हैं दोस्तों, इनको जो हमारी वर्णमाला में वर्ण है 52, ठीक है, अगर हम इनको व्यंजन के अंदर नहीं जोड़ेंगे तो हमारे वर्ण हो जाएंगे 50, जो कि हमारी संख्या गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए इनको अयोगवाह को, अनुस्वार और विसर्ग को वर्णों की संख्या पूरी करने के लिए भी व्यंजनों के अंदर जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 41 भी सही है और 39 भी। लेकिन अगर शुद्धता के हिसाब से देखें तो 39 सही है। लेकिन अगर हमें वर्णों की पूर्णता के हिसाब से देखें, और कई जगह बुकों में पढ़ाया भी गया है, ऑनलाइन टेस्ट जो सीरीज है मैंने वहाँ पर भी देखा था, वहाँ पर भी 41 ही था और कुछ जगह 39 भी था। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर पूछे मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है तो वो होगी 33। अगर पूछे कुल व्यंजन कितने हैं, हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं, तो वो दोस्तों 39 भी ठीक है और 41 भी। लेकिन अपनी अपनी तरह से शुद्ध रूप से तो 39 ठीक है, लेकिन अगर 41 भी आ जाता है दोस्तों तो वो 41, जैसे कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जब 39 होगा तो 41 नहीं होगा।
ठीक है दोस्तों। जब 39 होगा तो 41 नहीं होगा, और कई बार 41 नहीं होगा तो 39, मतलब इसी तरह दोनों में से एक ही मिलेगा वहां पर। जो भी हो दोस्तों अपने हिसाब से आप देख लेना। मैंने दोनों तरह का आपको समझा दिया है कि 39 भी कैसे ठीक है और 41 भी। ठीक है दोस्तों, तो ये कन्फ्यूजन वाली बात है दोस्तों, इसलिए हम दोनों में से किसी को भी गलत नहीं कह सकते, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। इसी में कन्फ्यूजन दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वर्णमाला, जिसके अंदर हमने अध्ययन किया कि किसको किस जगह क्या 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 कैसे रूप से रखा है। जैसे ये देखिए दोस्तों, जैसे कि क है, क है, इनका व्यवस्थित रूप इतना उचित है, इतना सही है दोस्तों। जैसे कि ये क है ना, क, जब हम इसका उच्चारण करते हैं ये होते हैं अल्प प्राण। ठीक है, ये हो गए, ये जो हैं हमारे अल्प प्राण, ये हैं अल्प प्राण। इनके उच्चारण में हवा हमारे मुख से थोड़ी मात्रा में बाहर निकलती है, क्योंकि इसका नाम ही है अल्प प्राण। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से थोड़ी मात्रा में बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से अल्प यानी थोड़ी मात्रा में बाहर निकलती है, तो वे होंगे दोस्तों हमारे, जैसे क, च, ट, ये हो गए हमारे पहली लाइन और तीसरी लाइन। उच्चारण करके देखो खुद क, लेकिन इसके बाद जो ख आएगा दोस्तों, ख, तो उसमें क से ज्यादा हवा हमारे मुख से बाहर निकलेगी। तो इसमें हवा ज्यादा बाहर निकलती है, इसमें कम, इसमें ज्यादा। इसी प्रकार देखो ये बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं। इसमें कम हवा निकलेगी, इसमें ज्यादा निकलेगी, इसमें कम हवा बाहर निकलेगी मुख से, इनके उच्चारण में ज्यादा हवा निकलेगी। तो इस प्रकार से इनको दोस्तों बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। आज हमने हमारी वर्णमाला के अंदर वर्णमाला की परिभाषा, उसके जैसे कि वर्णों का जो वर्गीकरण है वो, स्वर और व्यंजन, उसके अलावा जो अयोगवाह था वो, और व्यंजनों के जो कन्फ्यूजन होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, हमने उसके दोनों भागों को, दोनों पक्षों को पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारा आज की क्लास। अगर आपको दोस्तों आज की हमारी जो दी हुई जानकारी है, आज की हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।